हेलो एवरीवन। देखिएगा, अपन ने 2 लेक्चर कर लिए थे केमिकल काइनेटिक्स के। अभी तक अपन ने जो पढ़ा है वो देखो क्या क्या पढ़ा है। रिएक्शन कितनी टाइप की होती है, 2 टाइप से अपन ने क्लासिफाई किया था। एक तो रेट के बेसिस पे, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया था वो था स्टेप के बेसिस पे, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में अपन ने पढ़ा रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होती है, डिफरेंट रेट जो होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उनमें क्या रिलेशन होता है। उसके बाद अपन ने पढ़ा रेट लॉ क्या होता है, फिर अपन ने पढ़ा रेट कांस्टेंट क्या होता है, फिर अपन ने पढ़ा ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। यहां तक अपनी बात हो गई। आज अपन डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जिसमें बेसिकली अपने सिलेबस में 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं 0 ऑर्डर रिएक्शन डिटेल में। पहले अपन इनके डेरिवेशन वगैरह जो भी है वो कर लेते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन के, और फिर फर्स्ट ऑर्डर के, फिर अपन इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, बोल रहा हूं ना। पहले लेक्चर में भी 10 क्वेश्चन करवाए, दूसरे लेक्चर में 14 क्वेश्चन करवाए, 24 क्वेश्चन तो अभी तक करवा चुका हूं। मैंने आपको बोला था हर लेक्चर में 10 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एवरेज रखेंगे, तो 5 लेक्चर भी अगर केमिकल काइनेटिक्स के करते तो 50 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। ठीक है, चलो करते स्टार्ट। 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन लिखनी इसकी। तो डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी, सुनना आराम से। ये रेट लो होता है R इज इक्वल टू के ए रेस टू दी पावर एल्फा। फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए अल्फा कितना होगा बताओ, देखें। फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन अल्फा इज इक्वल टू 0, तो R बराबर के, R बराबर के। इसका मतलब क्या सांद्रता पर निर्भर कर रहा है क्या? क्या सांद्रता पर निर्भर कर रहा है क्या दर? नहीं, सांद्रता ही नहीं। तो वह अभिक्रिया जिसमें दर सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, वो अभिक्रिया जिसमें दर सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, वो अभिक्रिया जिसमें दर सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है वो अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाएगी। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन किसको बोलते हैं अपन? जिसमें रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करे। ठीक है। सेकंड नंबर, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की, दर स्थिरांक की यूनिट क्या होगी उसके बारे में बात करें। चलो, के नॉट की यूनिट क्या होती है, लिखवा रखी है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसे के नॉट को मालूम है स्पेसिफिक रेट ऑफ द रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों? कि ये के नॉट जो होता है वो आर के बराबर होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। थर्ड नंबर, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, समाकलित दर समीकरण क्या होगा? सुने बात को, मैंने एक रिएक्शन लिखी, ए कन्वर्ट हुआ पी में, या आर कन्वर्ट हुआ पी में। टी बराबर 0 टाइम पे इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन ए नॉट है, और टी इक्वल टू टी टाइम पे इसकी कंसेंट्रेशन मैंने ए टी मान ली। इसको आप स्मॉल ए भी मान सकते हो, तो इसको ए माइनस एक्स भी मान सकते हो। एक्स जो होगा इसमें से वियोजित मात्रा हो जाएगी। अच्छा, जब आप इसकी रेट लिखोगे तो रेट तो ऐसे लिखोगे, के नॉट इंटू ए की पावर 0 ऑर्डर है तो। अच्छा, रेट को कैसे लिखोगे? रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखना तो माइनस डी ए बाई डी टी लिख दो, इसको ए ही मान लो। तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के नॉट, तो माइनस डी ए इज इक्वल टू के नॉट इंटू डी टी। इसका कर दो इंटीग्रेशन डी ए का, के नॉट कॉन्स्टेंट है, डी टी का टाइम की लिमिट 0 से t। 0 टाइम पे कंसेंट्रेशन कितनी है, ए नॉट। t टाइम पे कंसेंट्रेशन कितनी है, ए टी। ये हो गया। 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है, ये लो, ए नॉट और ये ए टी। के नॉट 1 dt का t अपर लिमिट t माइनस 0 लगाओ यहाँ पे, ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी हो जाएगा। ये इसका इंटीग्रेटेड रेट लो है। 0 ऑर्डर कहीं पे भी लिखा हुआ है और न्यूमेरिकल करना है
तो इससे हो जाएगा ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी से। अच्छा, इसकी एक फॉर्म और बन सकती है। क्या फॉर्म बन सकती है इसकी एक और? ए नॉट की वैल्यू रखो स्मॉल ए माइनस ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी। तो ये ए से ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर के नॉट इंटू टी हो जाएगा। एक्स वियोजन की मात्रा समानुपाती होगी टाइम टी के। चले आगे, फोर्थ नंबर देखो, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम टी हाफ की बात करते हैं। हाफ लाइफ टाइम टी हाफ की बात करते हैं इसके, है ना। तो हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, इसका टी हाफ क्या होगा? तो मैं सिंपल सा बात बोलूंगा, टी हाफ क्या होता है? हाफ लाइफ टाइम। अर्धायुकाल क्या होता है? अर्धायुकाल वह समय होता है, अर्धायुकाल वह समय होता है जब क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाए। ठीक है, अर्धायुकाल वह समय जिसमें क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाए या आधी रह जाए, अर्ध आयुकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्ध आयुकाल कहलाता है। तो मैं ऐसा बोलूं, व्हेन टी इज इक्वल टू टी हाफ होगा, टी इज इक्वल टू टी हाफ, देन सांद्रता एटी जो होगी वो इनिशियल ए नॉट का क्या हो जाए? आधा। वैल्यू करो पुट बेटा। अगर पुट यहां करोगे भैया तो देखो, ए नॉट थी माइनस ए नॉट बाई टू इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी हाफ। तो ये हो गया ए नॉट बाई टू इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी हाफ। तो टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू के नॉट, ए नॉट अपॉन टू के नॉट, ये टी हाफ है। ठीक है, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू के नॉट। तो ऐसा बोल दूं, टी हाफ जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का, टी हाफ जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। टी हाफ जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। बोलो, चले आगे। अब अपन बात करते हैं ग्राफिकल अप्रोच की, कि इससे रिलेटेड कौन से ग्राफ बन सकते हैं। जीरो ऑर्डर से रिलेटेड कौन से ग्राफ बन सकते हैं। चलो बात करते हैं ग्राफ से रिलेटेड। पहला ग्राफ, रेट वर्सेस टाइम, ये लो। दूसरा ग्राफ, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्रियाकारक की सांद्रता। थर्ड ग्राफ, एटी वर्सेस टी, किसी समय पर सांद्रता का टाइम टी के साथ। फोर ग्राफ, टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में। पांचवा ग्राफ एक्स वर्सेस टी का, वियोजन की मात्रा का समय के साथ परिवर्तन। चलो, रेट वर्सेस टाइम। जीरो ऑर्डर में तो रेट कांस्टेंट होती है, रेट कांस्टेंट होती है तो टाइम के साथ परिवर्तित नहीं होगी, तो ग्राफ ऐसा है। यही बात करें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती है तो कांस्टेंट आएगी। ये लो, 80 वर्सेस टी। 80 कहां पे? ये रहा। अब इस इक्वेशन को ऐसे करके लिखो, 80 को उधर भेजो तो 80 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के नॉट इंटू टी हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ये तो हो गया y, ये हो गया x, तो y इज इक्वल टू माइनस का एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू माइनस का एम एक्स प्लस सी का ग्राफ भैया ऐसे आता है। ये आगे जाके मिलेगा, इस बात का ध्यान रहे, ये आगे जाके मिलेगा। ये देखो स्ट्रेट लाइन तो मिलती है। अच्छा, ये इंटरसेप्ट क्या हो गया? ए नॉट। ये स्लोप क्या हो गई? थीटा बराबर टेन थीटा बराबर माइनस का के नॉट। ये लो। अच्छा, इस पॉइंट के अगर मेरे को इंटरसेप्ट पूछे तो इस एक्सिस पे, मतलब ये एक्स एक्सिस है तो इस पे वाई कितना होगा? 0।
y कौन है, y कौन है, at, at को करो 0 तो टाइम t के कोऑर्डिनेट कौन आएंगे, a नोट बाई k नोट। ये a नोट बाई k नोट का मतलब 2t हाफ नहीं हो गया क्या, a नोट बाई k नोट इसका मतलब 2t हाफ हो गया। इसका मतलब 2 हाफ लाइफ टाइम के बाद में, 2 हाफ लाइफ टाइम के बाद में क्रिया कारक की सांद्रता शून्य हो जाती है, और क्रिया कारक की सांद्रता शून्य है, इसका मतलब अभिक्रिया पूर्ण हो गई। तो 2 हाफ लाइफ टाइम में अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी, बोलो सही। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, मैं लिखवा दूंगा लैंग्वेज में बाद में। टी हाफ वर्सेज ए नोट, ये रहा टी हाफ वर्सेज ए नोट, वाई इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है। ये अगर थीटा माना जाए तो टेन थीटा बराबर कितना होगा, 1/2 k नोट। ये लो x वर्सेस t, ये रहा x वर्सेस t। ये अगर थीटा माना जाए तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, k नोट हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, k नोट। बोलो कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए। चलो अब अपन आगे बात करते हैं, कि जीरो ऑर्डर के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। एग्जाम्पल की बात कर ले, जीरो ऑर्डर के एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलो 6 नंबर पॉइंट, एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन कौन से एग्जाम्पल है, आराम से समझना। एक तो ये रिएक्शन है H2 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइक 2HCl, ये जीरो ऑर्डर की, ये लास्ट क्लास में भी लिखवाया था। अमोनिया का डिकम्पोजिशन N2 प्लस 3H2 में, ठीक है, टंगस्टन की उपस्थिति में, टंगस्टन की उपस्थिति में। थर्ड एग्जांपल अगर मैं बात करूं HI का गोल्ड सरफेस पे डिकम्पोजिशन, ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड, ठीक है। और अगर अपन बात करें तो बस ये 3 एग्जांपल ध्यान रखने बेसिकली। N2O का प्लेटिनम की सरफेस पे डिकम्पोजिशन, वो भी किसका एग्जाम्पल है, जीरो ऑर्डर का ही एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल समझ में आ गए सारे, जीरो ऑर्डर वगैरह, ठीक है। चलो अब अपन बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर की। किसकी बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे। न्यूमेरिकल सबके साथ करेंगे भैया, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर दो ही तो है, न्यूमेरिकल दोनों के एक साथ बात करेंगे। अब ये नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अपन को बेसिकली मालूम है ना कि R इज इक्वल टू क्या होता है, के ए रेस टू द पावर अल्फा। अगर ये होता है तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर बात करोगे तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 1। तो R इज इक्वल टू K1 इंटू ए। तो ऐसा बोल दूं क्या कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में, प्रथम कोटि अभिक्रिया में, प्रथम कोटि अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर क्रिया कारक की सांद्रता के, क्रिया कारक की सांद्रता के समानुपाती होती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी, ठीक है। चलो सेकंड नंबर बात करते हैं, यूनिट ऑफ K1। K1 की यूनिट हो जाएगी मोल, सॉरी K1 की यूनिट हो जाएगी टाइम इनवर्स मींस सेकंड इनवर्स। क्या हो जाएगी, टाइम इनवर्स मींस सेकंड इनवर्स। थर्ड नंबर बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, समाकलित दर समीकरण। आराम से समझ लो, ये अगर कोई रिएक्टेंट है, ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में,
तो t बराबर 0 टाइम पे आपने इसकी कंसंट्रेशन मानी ए नॉट, जिसे अपन स्मॉल ए भी बोल सकते हैं, और ये हो गई AT जिसे अपन a माइनस एक्स भी बोल सकते हैं। तो अपन को मालूम है R इज इक्वल टू होगा K1 इंटू ए, इस R को लिख सकते हैं माइनस DA बाई DT इज इक्वल टू K1 इंटू ए। तो माइनस DA बाई ए इज इक्वल टू K1 इंटू DT, इंटीग्रेशन कर दे 0 से t तक का, a नॉट से लेके AT तक का। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे फाइनली तो ये आएगा K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम t log 10 बेस पे a नॉट बाई AT, या log लिख दिया तो बेस अंडरस्टूड हो गया कि कौन सा होगा, 10 ही होगा। तो ये हो जाएगा a नॉट अपॉन AT की कंसेप्ट है। जैसे मैंने बोला था ना, जीरो ऑर्डर के अंदर जो है वो रामबाण फॉर्मूला कौन सा है, मैंने बोला ना जीरो ऑर्डर के अंदर रामबाण फॉर्मूला है जो है वो ये a नॉट माइनस AT इज इक्वल टू K नॉट इंटू टी। इसी टाइप से फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ये रामबाण फॉर्मूला है, K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम t log 10 बेस पे a नॉट अपॉन AT। फोर्थ नंबर पे बात करें हाफ लाइफ टाइम, जिसकी डेफिनेशन पहले लिखा चुका हूं अर्धायुकाल की। अर्धायुकाल की आप डेफिनेशन लिख चुके हो। क्या डेफिनेशन होती है कि वह समय जब प्रारंभिक किसी समय पर सांद्रता इनिशियल सांद्रता का आधा हो जाए। इनिशियल था a नॉट, तो उसका आधा a नॉट बाई 2। जब t बराबर t हाफ होगा तो AT बराबर क्या होगा, a नॉट बाई 2 होगा। वैल्यू पुट करें यहाँ पे, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t की जगह t हाफ, log a नॉट अपॉन AT की जगह a नॉट बाई 2, log 2 होता है कितना 0.3010, ये होगा। अब अगर ये होगा तो उस कंडीशन में देखें t हाफ जो होगा वो 0.693 अपॉन क्या होगा K1, ये K1 है भैया, है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, अब सुने बात को अच्छे से, t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K1 हो गया। इसको लिखने का तरीका ऐसे भी हो सकता था, ये 2.303 को अंदर भेज दो तो ln बन जाता, और ये क्या होता है ln2 अपॉन K1। कभी मैच ऐसे करवा दे तो ये भी ध्यान रहे, क्या कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। t हाफ क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। टी हाफ जो है वो क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। समझ आ गई बात। ये 4 पॉइंट हो गए। 5वें पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना। ग्राफ देखो कौन कौन से बनेंगे। पहला ग्राफ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा AT वर्सेस T, तीसरा T हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन मींस A नॉट, फोर्थ रेट वर्सेस टाइम, पांचवा log AT वर्सेस T। ये इस टाइप के कुछ ग्राफ है ना, जो मैंने ग्राफ लिए वो सारे ये ग्राफ लिए। ठीक है, चलो अब करो, ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बाद आगे की बात करेंगे। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगी, तो ऐसा आना चाहिए। फिर तो ये अगर थीटा बन रहा है तो ये tan थीटा बराबर K1 बनेगा। चलो AT वर्सेस T, AT कहीं दिख नहीं रहा है, बनाना पड़ेगा AT को। कैसे बनाएंगे वो समझ ले, बात को कैसे बनाएंगे वो समझ ले। यहां पे देखें, ये K1 इंटू T इज इक्वल टू ln A नॉट अपॉन AT हो जाएगा।
ई रेस टू द पावर k1 इंटू टी इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन ए टी हो जाएगा। ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस टू द पावर माइनस k1 इंटू टी। ए टी इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई रेस टू द पावर माइनस k1 इंटू टी, ये हो जाएगा। तो एक बात बताओ, जब आप t बराबर 0 पुट करोगे, t बराबर 0 पुट करोगे तो ए टी की वैल्यू ए नॉट आएगी। इसका मतलब यहां से स्टार्ट होगा मैक्सिमम पॉइंट से। फिर t बराबर जब इंफिनिटी रखोगे तो e की पावर माइनस इंफिनिटी होता है 0, तो इसका मतलब 80 0 हो जाएगा। इंफिनिटी टाइम पे एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसा चलेगा। बोलो, तो इसका मतलब मैं ऐसा बोलूं, अनंत समय के बाद में, इंफिनिटी टाइम के बाद में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, अनंत समय लगेगा। एक निश्चित समय नहीं है, फाइनाइट टाइम नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टी हाफ वर्सेज ए नोट का। टी हाफ वर्सेज ए नोट के लिए अगर अपन बात करें तो अपन को बिल्कुल सिंपल सा मालूम है, टी हाफ वर्सेज ए नोट का जो ग्राफ आएगा वो डिपेंड करता ही नहीं है, तो कांस्टेंट आएगा। ये लो, रेट वर्सेज टाइम का ग्राफ, ये देखो रेट जो है वो ये है k1 इंटू किसी टाइम पे कंसेंट्रेशन मींस 80। तो 80 की जगह तुम लोग ऐसे लिख सकते हो a नॉट इंटू ई रेस टू द पावर माइनस k1 इंटू टी। इसका मतलब वापस इसी टाइप का ग्राफ बनेगा। स्टार्टिंग में रेट मैक्सिमम होगी और फिर धीमे धीमे कम होती जाएगी। अब बात करते हैं log 80 वर्सेस t का ग्राफ। इसका log 80 वर्सेस t का ग्राफ लाओ भैया, log 80 वर्सेस t का ग्राफ k1 इंटू टी अपॉन 2.303 इज इक्वल टू log a माइनस ए नॉट माइनस log 80। तो log 80 इज इक्वल टू log a नॉट माइनस k1 इंटू टी अपॉन 2.303। y इज इक्वल टू mx माइनस mx प्लस e का ग्राफ बन रहा है। ये लो ऐसा, ये अगर थीटा माना जाए तो tan थीटा बराबर होगा माइनस का k1 अपॉन 2.303, माइनस का k1 अपॉन 2.303 होगा। समझ में आ गई बात? ये अपने लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गए। बात आ गई समझ में? चलो आगे, चलो आगे बात करते हैं ना। ये जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, कुछ एग्जाम्पल की बात कर ले, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। पहले कुछ एग्जाम्पल की बात कर ले। फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल की बात कर लेते। चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं, उसके बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह की बात भी अपन करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन कौन से एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर की, वो देखिएगा। पहला, सभी रेडियो एक्टिव विघटन। आप रेडियो एक्टिविटी में जो पढ़ते हो वो सारे यहां पे एप्लीकेबल है, सभी रेडियो एक्टिव विघटन, पहला पॉइंट। सेकेंड नंबर पॉइंट, N2O5 का डिसोसिएशन, ये लो। तीसरा, H2O2 का डिकम्पोजिशन। फोर्थ नंबर, शर्करा का प्रतिपन, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। C6H12O6 means glucose plus C6H12O6 fructose। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, इन एसिडिक मीडियम, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
और भी खूब सारी रिएक्शन होती है। ये सारे फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। ये एग्जाम्पल कुछ आपको ध्यान रखने हैं बेसिकली। अब अपन बात करते हैं इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल की। हटा दूं इन एग्जाम्पल वगैरह, न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। आओ न्यूमेरिकल पे बात करते हैं। करें क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलो पहला क्वेश्चन देखिए, आराम से समझतेगा ना। ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, इस अभिक्रिया का दर नियतांक जो है वो 0.2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। तो अभिक्रिया की दर ज्ञात करें, अभिक्रिया की दर ज्ञात करें जब ए की सांद्रता 2m हो। आराम से समझना, ये क्वेश्चन दिया ना जैसे ही मेरे को, तो मेरे दिमाग में पहला थिंक ये है, मोल पर लीटर पर सेकंड दिया, इसका मतलब ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ द रिएक्शन ऑलवेज किसके बराबर होती है, के नॉट के, ये हमेशा रहेगी। और के नॉट हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो ये किसके बराबर होगा, 0.2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। बोलो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका कोई रोल ही नहीं है कि 2m है तब, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखे, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखे। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दे रखा है और इधर टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है मिनट में और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दे रखी है। ये 100 है, ये 0 है, ये 90 है, ये 10 मिनट है। बोला 20 पे कितनी होगी x, 30 पे कितनी होगी y, ये अपन से पूछा है, ठीक है। x और y का मान ज्ञात करो, ये अपन से पूछिए, ठीक है, हो जाएगा। आपको जैसे ही जीरो ऑर्डर बोला तो आपका दिमाग यही बोलना चाहिए, ये जैसे ही जीरो ऑर्डर बोलता है उस समय आपका दिमाग यही कहना चाहिए कि जीरो ऑर्डर के अंदर फॉर्मूला क्या लगता है, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी, लगता है ये वाला फॉर्मूला। अप्लाई कर दीजिएगा। ए नॉट की वैल्यू कितनी है 100 माइनस 90 इज इक्वल टू के नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी, टाइम टी 10, के नॉट इज इक्वल टू 1 आ गया। ये इस ऑब्जर्वेशन के लिए। आप नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन लो यहां से यहां का, तो अब इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी होगी 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू के नॉट की वैल्यू 1, टाइम इंटरवल 10 का, तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 10 इज इक्वल टू 80, तो इसकी वैल्यू आएगी x की 80। अच्छा y की लेनी है तो अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन यहां से यहां का ले लो, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x या 80 माइनस y इज इक्वल टू 1 इंटू 10, तो y इज इक्वल टू 80 माइनस 10 इज इक्वल टू 70। ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, सही बात बोलो। ये आ जाएगा x और y के मान। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, यहां पे ढंग से सुन ले बात को, मैं आपको एक पॉइंट बोलने वाला हूं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में शून्य कोटि अभिक्रिया में समान समय में समान सांद्रता डिक्रीज होती है विथ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, विथ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग डिक्रीज होगी। मतलब क्या इस कंसेप्ट का, अगर 10 सेकंड में 10 की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो 1 सेकंड में 1 की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, टाइम t के भी है। तो बार बार ये नहीं लगाऊंगा, मेरे को ये मालूम था 10 सेकंड में 10 की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई ना, तो अगले 10 सेकंड में 10 की तो डिक्रीज होनी चाहिए थी। 90 में से 10 गया 80, फिर अगले 10 सेकंड में 10 और कम हो जाए तो 80 में से 10 गया 70। समझ आ रही बात। चलो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखें, क्वेश्चन नंबर 3। आपको बोल दिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, आपको क्या बोला, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये है, ये लो भैया, और इधर रखा अपन ने टाइम, ठीक है, मिनट में, ये लो, ये 200 है, ये 0 है, ये 170 है आफ्टर 10 मिनट। आपसे पूछा 20 मिनट बाद में x है और 27 के बाद में y है, तो x एंड y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है।
एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। अपन से तो ये पूछा है, सिंपल सा, ठीक है, कर लेंगे अपन, कोई हेडेक ही नहीं अपने ये। मैं ये बोल रहा हूं कि 10 सेकंड में, सुनना आराम से, 10 सेकंड में 30 की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हुई है, तो अगले 10 सेकंड में 30 और कम हो जाए तो 140। एक बात बताना, 10 सेकंड में 30 की कम हो रही है, इसका मतलब 1 सेकंड में 3 की कम हो रही होगी, बोलो, 1 सेकंड में 3 की कम हो रही होगी, 1 मिनट में 3 की कम हो रही होगी। तो अब अगला गैप है 7 का, अगला गैप है 7 का, तो 1 में 3 की कम हो रही, तो 7 में 21 की कम होगी, तो 140 माइनस 21 119, इतनी 119, बोलो, ठीक है। चले आगे, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। हाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये देखो पहले ही बोल रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है, ये वाला लगा देना। 200 से 100 होने में टाइम जो लगा ये 0 था, और यहां पे लग गए आपको 50, तो ये बोल रहा है 25 होने में कितना टाइम लगेगा, ये लो 25 होने में कितना टाइम लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो सुनना, अब मैं ये कंसेप्ट और बता रहा हूं, ये कंसेप्ट और बता रहा हूं। आप ऐसा सोच लो, 200 से 100 होने में टाइम कितना लग रहा है, 50 का, इसका मतलब 50 में 100 की कंसंट्रेशन कम हो गई, 50 मिनट में 100 की कंसंट्रेशन कम हुई, इसका मतलब 1 मिनट में 2 की कंसंट्रेशन कम हुई, 1 मिनट में 2 की कंसंट्रेशन कम हुई, इसका मतलब 2 की कंसंट्रेशन कम करना तो 1 मिनट लगेगा। तो अब करनी कम कितनी है, 75 की कंसंट्रेशन कम करनी है, तो टाइम कितना लगेगा, 75 डिवाइड बाई 2, 37.5 मिनट लगेगा, यहां से यहां का 37.5 मिनट। वापस सोचो, मैं बोल रहा हूं 100 की कंसंट्रेशन कम करनी है तो 50 मिनट टाइम लगा, तो 2 की कंसंट्रेशन कम करने में 1 मिनट लगेगा, मतलब आधा टाइम लगता है ना कंसंट्रेशन का। 75 कम करनी है 100 से 25 का, मतलब 75 का आधा 37.5 कम लगेगा। उल्टा करके देख लो, ये हाफ लाइफ टाइम का कंसेप्ट नहीं है क्या, 200 से 100, 200 का आधा है, और वापस 100 का आधा 50 और 50 का आधा 25, हाफ लाइफ टाइम का कंसेप्ट है। आपको मालूम है जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ टाइम जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है ए नॉट के। कंसंट्रेशन अगर आधी होगी तो हाफ लाइफ टाइम भी आधा, तो 200 से 100 हाफ लाइफ टाइम 50। अब देखना, 100 से 50 होने में हाफ लाइफ टाइम आधी हो जाएगी 25 सेकेंड की, 50 से 25 होने में हाफ लाइफ टाइम और आधी, तो ये ओवरऑल टाइम कितना गया, 25 प्लस 12.5 इज इक्वल टू 37.5 सेकेंड, 37.5 मिनट। देख लो, चाहे कैसे भी करो। और आपको लगता है कि नहीं ऐसे तो हमें दोनों तरीके से समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, अपने पास तो फॉर्मूला पड़ा है, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी। लगा दो, पहली बार 200, दूसरी बार 100, के नॉट इंटू 50 है ना, तो के नॉट की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे 2। अगला ऑब्जर्वेशन 100 से 25 का, के नॉट 2 इंटू टी, 75/2 इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 37.5। सही बात। चलो आगे, कितने क्वेश्चन हो गए, 4। चलो अगले क्वेश्चन लिखो, प्रॉब्लम लिखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम चले। चलो क्वेश्चन नंबर 5, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, आराम से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें मैंने बोल दिया 2A कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, 2A किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है।
इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने बोली है 2m है, और इसका रेट कांस्टेंट के नॉट की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁻², मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये दे दी मैंने आपको। मैंने तुम लोगों से पूछा है कि बताओ इसका हाफ लाइफ टाइम कितना होगा, इस रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम कितना होगा। चलो जल्दी से करो, देखिए बताओ, देखिए आराम से सुनना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप बोलोगे कि सिंपल सही तो है, टी हाफ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए नॉट अपॉन 2 के नॉट, लगाओ 2 इंटू 10⁻², ये आ जाएगा 50। गलत है। क्यों गलत है, सुनना बात को, ये गलत है। क्यों गलत है, सुने बात को। मैंने रिएक्शन मानी थी ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, और यहां पे रिएक्शन क्या आ गई, 2a कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में। उससे चेंज क्या हुआ, उसका फर्क क्या हुआ, समझना। मैं पहले लिख रहा था रेट इज इक्वल टू होता है के नॉट इंटू 1⁻0, तो आर इज इक्वल टू के नॉट आता था, बिल्कुल सही है। पहले मैं लिखता था -dA/dt, क्या इस बार -dA/dt लिखूंगा या 1/2 करके लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा ना। तो एक बात बताओ, -dA/dt किसके बराबर आया, 2 टाइम्स के नॉट के बराबर आ गया। तो अब जो फॉर्मूले बने हैं ना, तो उसमें फॉर्मूले की जगह 2 के नॉट आएगा, के नॉट नहीं आएगा, 2 के नॉट आएगा। जब इसका डेरिवेशन करोगे 80 - a नॉट, तो वो आएगा 2 के नॉट इंटू टी, तो इसका मतलब के नॉट की जगह 2 के नॉट आ जाएगा। तो सिमिलर वे में जब टी हाफ का फॉर्मूला डिराइव करोगे तो a नॉट अपॉन 2 के नॉट होता था, तो ये के नॉट की जगह 2 के नॉट लिख दो, यही बात होगी। तो ये कितना आ जाएगा बोलो, a नॉट अपॉन 4 के नॉट आएगा, a नॉट अपॉन 4 के नॉट। a नॉट की वैल्यू बोलो भैया 2 और 4, के नॉट की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻², यही आएगा 25 सेकेंड। तो मैं ओवरऑल बात ये कहने चाह रहा हूं, अगर कौन से भी ऑर्डर की रिएक्शन हो, अपन ने जनरल ए कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट के लिए कैलकुलेट किया है, ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट, उसके लिए कैलकुलेट किया है। अगर मैंने रिएक्शन में थोड़ा बहुत भी चेंज करने लगा, अगर जनरली बोल रहा हूं, अगर रिएक्शन इस टाइप की हो गई, n इंटू ए कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ये होगा, जैसे AT इज इक्वल टू अपन लिखते थे a नॉट e⁻⁻k1 इंटू टी, तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा AT इज इक्वल टू a नॉट इंटू e⁻⁻ का n इंटू k1 इंटू टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये। अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, उस कंडीशन में जीरो ऑर्डर में a नॉट माइनस AT इज इक्वल टू n ऑफ दी k नॉट इंटू क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। बात क्लियर। तो ये अगर रिएक्शन के ऊपर ध्यान रखना है, तो ये रिएक्शन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग हुआ। चले आगे, 5 क्वेश्चन हो गए जीरो ऑर्डर के। अब फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर आते हैं। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आपको पहले ही बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इधर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख लेते हैं अपन, और इधर लिख देते हैं अपन टाइम। कंसंट्रेशन ऑफ 100 ले लो, 100 ये लो। एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होगी, ये अपन से पूछा जा रहा है। एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, आराम से समझना बात को। एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना अपन को। फर्स्ट ऑर्डर है तो मैंने रामबाड़ फॉर्मूला बता रखा है, k1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम t log a नॉट अपॉन AT हो जाएगा, सही। k1 दो, फर्स्ट ऑर्डर में k1 हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, तो k1 हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो पहले ऑब्जर्वेशन के लिए 10 का है log 100 अपॉन 90। अगला ऑब्जर्वेशन यहां से यहां का है, तो 2.303 अपॉन टाइम t log 90 अपॉन x। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, log से log कैंसिल कर दो,
100/90 इज इक्वल टू 90/x, ये रहे तो x बराबर 81 आएगा। बोलो, तो x बराबर 81 आएगा। इसी टाइप से ये कैलकुलेट कर लेना, 72.9 आएगा। अब मैं एक काम की बात बोलता हूं, मुद्दे की बात बोलता हूं, सुनना आराम से। y बराबर 72.9 आएगा, मुद्दे की बात सुने। मैं ये बोल रहा हूं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज डिक्रीज होता है। रिएक्टेंट का इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज, जबकि जीरो ऑर्डर में इक्वल टाइम में इक्वल कंसंट्रेशन डिक्रीज होती थी, यहां पे इक्वल परसेंटेज डिक्रीज होगा। आ रही बात समझ में? बोलो, अगर ऐसा है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज डिक्रीज करवा दो। यहां से यहां आया तो कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ? 10। तो अगला टाइम इंटरवल सेम है ना, तो 10% डिक्रीज कर दो। 90 का 10% कितना होता है? 9। अब 81 का 10% कितना होता है? 8.1। समझ में आई बात? चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये लो। क्वेश्चन नंबर 7 में बात करें अपन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही बात हो रही है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम दे रखा है 400, 0, 20 पे दे रखा है, 320, 40 पे और 60 पे पूछा है एक्स और वाई। तो फर्स्ट ऑर्डर है तो इक्वल टाइम में इक्वल कंसंट्रेशन डिक्रीज होनी चाहिए। 20 डिक्रीज हुई इसका मतलब 20%, 80 डिक्रीज हुई इसका मतलब 20%। तो 320 का 20% कैलकुलेट कर लो, 64। कितना हो गया भैया? 256। एक्स की वैल्यू 256, वाई की वैल्यू आएगी तो 256 का 20% कैलकुलेट कर लो, 51.2 है ना। तो 204 पॉइंट, y बराबर 204.8 हो जाएगा। y बराबर 204.8 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? बोलो, ये सिंपल सा तरीका रहेगा। आया समझ में दोनों क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर के? आओ आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, आराम से नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। कितने क्वेश्चन हो गए? 7। क्वेश्चन नंबर 8, 10 करवाएंगे आज भी। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है। T 99.9% जो है वो n टाइम्स है T 50% का। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? मेरा पर्पज यहाँ पे n ही बताना नहीं है, मेरा लॉजिक बताना भी एक पर्पज रहेगा इस क्वेश्चन को करवाने का। देखो n की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो ये 99.9% लिखा हुआ, इसका मतलब इतने प्रतिशत अभिक्रिया क्या हो गई है? पूर्ण हो गई है ना। तो वो टाइम कितना होगा? 2.303 अपॉन K1 log 10 बेस पे। इनिशियल 100 ली जाए तो फाइनल 0.1 बचेगा। log 1000 हो गया, इसकी वैल्यू 3 होगी अपॉन K1। बस यहां तक पढ़ा रहने दे। T 50% अपन जानते हैं 2.303 इंटू 0.3 अपॉन K1 होता था। तो आपको यहां से क्लियरली दिख रहा है कि 99.9% जो होता है वो 10 टाइम्स होता है T 50% का। किसका? 50% का 10 टाइम्स होता है T 99.9%। ठीक है बात? बोलो। अब सुनना बात को ढंग से। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, फर्स्ट ऑर्डर में जैसे जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ टाइम जो होती थी ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती थी कंसंट्रेशन के साथ।
फर्स्ट ऑर्डर में जो होगा वो कांस्टेंट रहेगी हमेशा। इस लॉजिक का यूज कर रहा हूं। आप लो 100, एक टी हाफ चलाओ तो 50 हो जाएगी। अब कंसंट्रेशन आधी हुई है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो टाइम तो उतना ही लगेगा 25 होने में, 25 से 12:30 होने में टाइम उतना ही लगेगा, 12:30 से 6.25 होने में टाइम उतना ही लगेगा, 6.25 से 3.125 होने में टाइम उतना ही लगेगा। मैं इसको एक बार के लिए 3.2 मान लेता हूं। क्यों? 3.2 का आधा करना आसान रहेगा। 1.6 होने में टी हाफ ही लगेगा, 1.6 से 0.8 होने में टी हाफ ही लगेगा, 0.4 होने में टी हाफ ही लगेगा, 0.2 होने में टी हाफ ही लगेगा, और 0.1 होने में भी टी हाफ ही लगेगा। आगे 100 से चलना था, 0.1 बचाना था। ये देख लो कितनी हाफ लाइफ टाइम हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आ गया। अब देखो इसमें कैसा भी क्वेश्चन पूछे उल्टा सीधा सबके आंसर आएंगे। मेरे को बोले कि टी 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, तो इसका मतलब 25 बचना चाहिए। बोलो 25 बचना चाहिए, 25 यहां पे बचा, कितनी हाफ लाइफ टाइम हो गई? 2। ये लो 2। मेरे को बोले 96% कंप्लीट हो गई, इसका मतलब 4 बचना चाहिए। 4 कहां पे बचेगा? यहां पे लगभग कहीं बचेगा 4। तो कितनी हाफ लाइफ टाइम होगी? 1 2 3 4। 4 हाफ लाइफ टाइम तो पूरी होनी चाहिए लेकिन 5 से कम। अगर हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू 20 मिनट दे रखी है तो 80 से ज्यादा, 100 से कम। एक ही ऑप्शन मिला तो सीधा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? इसलिए मैंने ये लॉजिकल बात तुम्हें सिखाई है। बात सीख गए तुम लोग कि नहीं सीखे? चले आगे और देखो। अभी तो चलो अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो क्वेश्चन नंबर 9। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के 60% को पूर्ण होने में लगा समय 20 मिनट है, तो 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? ये देर, ठीक है, ये दे रखा अपन को। चलो करो, कैलकुलेट करो। 60% पूर्ण होने में लगा तो K1 कैलकुलेट करो सबसे पहले। 2.303 अपॉन टाइम 20 log 10 बेस पे 100/60% मतलब 40 बचाना पीछे। log 10/4 5/2 log 5 की वैल्यू होती है 0.7 और log 2 की वैल्यू होती है 0.3, 0.4 बच गया इधर 0.4। अब अगला टाइम बोला कितना समय लगेगा, तो t बराबर 2.303 अपॉन K1 log 100 डिवाइड बाई 90% पूर्ण हो गया तो ये होना चाहिए। K1 की वैल्यू पुट करें भैया, log 10 की वैल्यू तो 1 हो गई। कितना आ जाएगा? 50 मिनट। कितना आ जाएगा? 50 मिनट आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसमें 60% कंप्लीट होने में 60 मिनट लगते हैं, तो 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा है। सेम तरीका रहेगा। 60% पूर्ण होना है तो उस समय K1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगी। ठीक है, 60 मिनट लग रहा है ना, तो K1 की वैल्यू आ जाएगी, इसी टाइप से कैलकुलेट कर लेंगे, डिवाइड बाई 60 इंटू 0.4। अच्छा, T 50% की जब बारी आएगी तो T 50% आ जाएगा 2.303 अपॉन K1। K1 की वैल्यू ये लिख दूंगा मैं इंटू 60 मल्टीप्लाई बाई log 100 डिवाइड बाई 50 log 2। log 2 की वैल्यू होती है 0.3 180/4 45 मिनट। बोलो
ये इस टाइप से क्वेश्चन करने, 5 क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर के करवाए, 5 क्वेश्चन किसके करवाए, जीरो ऑर्डर के, 10 क्वेश्चन करवा दिए। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस की और डिस्कस करेंगे, फिर बात करेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर, फिर बात करेंगे मॉनिटरिंग ऑफ द रिएक्शन। मॉनिटरिंग में मैं बेसिकली बात करूंगा प्रेशर के टर्म्स में, है ना, प्रेशर के टर्म्स में रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर पे अपन उसके ऊपर बात करेंगे, पूरा का पूरा इसी के ऊपर। फिर 5वां लेक्चर अपन बात करेंगे कोलिजन थ्योरी और फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शंस के ऊपर। ठीक है, यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।